हेलो गाइस, वेलकम टू सीजी पाठशाला। मैं जो है राम पटेल के बुक से पंचायती राज पढ़ा रही हूँ, उससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है जो उसको मैं आज बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नलिखित समितियों का आरोही क्रम बताइए। तो पहले नंबर पे बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? बलवंत राय मेहता समिति आया था 1957 में। क्या 57 में? अशोक मेहता समिति कब आया था? तो कब बना था? 77 में। 77 में अशोक मेहता समिति बना था। जीवी के राव समिति कब बना था? तो 1985 में बना था। ठीक है। और एमएल सिंघवी समिति कब बना था? 86 में बना था। तो इसके अकॉर्डिंग आप जमा सकते हैं। बलवंत राय सबसे पहला आया था, तो ये सबसे पहली समिति है 57 में। फिर अशोक मेहता 77 में, फिर जीवी राव समिति 85 में और एमएल सिंघवी 86 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, जो मैंने बताया था उसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, तो फिर मैं दोबारा नहीं बताती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है। तो दांते वाले समिति ने क्या कहा था? दांते वाला मैंने आपको बताया था, ऊपर में भी इसके बिंदु लगा हुआ है, और दांते वाला का खंड स्तर पर नियोजन बताता है। दांते वाला ने क्या बोला था? खंड स्तर पर नियोजन बोला था। मैंने कल बताया था आपको थ्योरी में ट्रिक के माध्यम से। तो जब दांते वाला समिति के सामने वाला सही नहीं होगा और जीवी के राव समिति के सामने वाला सही नहीं होगा, हम डायरेक्ट थर्ड वाले को देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या बोला था? पंचायती राज संस्थान। हाँ, तो ये तो बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर ये सही हो जाता है। चलिए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो दांते वाला समिति ने खंड स्तर पर नियोजन बोला था। जीवी के राव समिति ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन बोला था। ठीक है, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन जीवी के राव समिति ने बोला था। और संथानम समिति ने कहा था पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय प्रावधान एवं स्थिति की समीक्षा। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय प्रावधान एवं स्थिति की समीक्षा संथानम समिति ने कहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम किसे प्रतीत हुई? कि उसको संवैधानिक मंजूरी मिलनी चाहिए, है ना। तो संवैधानिक मंजूरी ना सबसे पहले ये संवैधानिक लिखा है और ये सिंघवी लिखा है, जो कि आया था 86 में। ठीक है, एमएल सिंघवी समिति। तो इन्होंने सबसे पहले बोला था कि ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, एमएल सिंघवी समिति। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश से लागू हुआ? तो हमने भी इसको भी पढ़ा था। पेशा अधिनियम भूरिया समिति की सिफारिश से लागू हुआ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो पेशा अधिनियम है ना 1995 के द्वारा पेशा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, ये आया था, लेकिन ना 1996 में लागू हुआ है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, 1996 में ये लागू हुआ है पेशा अधिनियम, और ये अनुसूचित क्षेत्र में लागू होता है। भूरिया समिति की सिफारिश पे ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संबंध में कौन सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है बोला है, मतलब कि पंचायती राज से संबंधित कौन सी समिति रखती है, संबंधित है। तो अशोक राय मेहता समिति, हाँ ये तो पंचायती राज से संबंधित है, 1977 में आया था। और बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। लेकिन जुबीन मेहता समिति नहीं, इसका नाम हमने कहीं सुना है क्या? नहीं सुना। प्रताप सिंह समिति, इसका नाम सुना है क्या? हमने नहीं सुना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1, 2 सही होगा, पंचायती राज से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है? तो ये हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश देता है? तो कौन सा आर्टिकल है जो कि
आर्टिकल अनुच्छेद कौन सा है कि जिससे ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 ने कहा था कि ग्राम पंचायत बनाने की कोशिश किया जाएगा और नीति जो ही नीति निर्देशक तत्व में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? ठीक है, तो राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश अभी मैंने बताया था अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज के लिए गठित समितियों के संबंध में सुमेलित कीजिए। तो कौन सा सुमेलित है? तो बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा था? क्या कहा था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा था क्या बलवंत राय मेहता समिति ने? उन्होंने कहा था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो पहला ऑप्शन है सही। ठीक है, उसके बाद में जीवी के राव समिति ने क्या कहा था? विकेंद्रीकृत आयोजना कहा था क्या? हाँ, ये भी सही है, मैंने कल बताया था। एमएल सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता, मैंने बताया था सिंघवी संवैधानिक, तो ये भी सही है। और पीके थुंगन समिति ने कहा था पंचायती राज संस्थानों के प्रशासन ढांचे को सुदृढ़ करना। ठीक है, तो ये सही है क्या? हाँ, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ के ऑप्शन सब सही हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जीवी के राव समिति ने कहा था विकेंद्रीकृत आयोजना, और एमएल सिंघवी समिति ने कहा था पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता, और पीके थुंगन समिति ने कहा था पंचायती राज संस्थानों के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करना। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थानों को 1988 में संवैधानिक स्तर पर करने की सिफारिश किसने की? तो 1988 में कौन सी समिति आई थी? थुंगन समिति आई थी 1988 में। ठीक है, कौन सी समिति आई थी? थुंगन समिति आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब किया गया? तो ये थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ई पंचायत तो 2005। ठीक है, ई पंचायत इलेक्ट्रॉनिक पंचायत 2005 है ना, तो 5-5 है ना, तो 26 जनवरी 2005 को ई पंचायत आया। कब? 26 जनवरी 2005 को ई पंचायत आया। ठीक है, उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है बताना है। तो पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण में कौन सी समिति थी? वी.आर. राव समिति थी क्या? तो हाँ, ये सही है। ठीक है, पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण में वी.आर. राव समिति सही है। फिर दूसरा दिया है पंचायत राज प्रशिक्षण, तो ये एस त्रिवेदी समिति है क्या? नहीं, ये सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद में पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह, वो एस.डी. मिश्रा समिति में एस.डी. मिश्रा समिति है क्या? पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह, तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में नेक्स्ट है ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जीवी के राव समिति सही है क्या? हाँ, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 सही है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ए, सी, डी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेशा अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? ठीक है, तो पेशा अधिनियम लागू हुआ मैंने पहले बताया था, आया था 1995 में, लागू हुआ वर्ष 1996 में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज अधिनियम के अनुसार देश में किस राज्य में सर्वप्रथम चुनाव कराए गए? देखो, ये कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको। तो सबसे पहले तो राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज लागू किया गया, और लेकिन यहाँ पे बोला है चुनाव कराए गए, चुनाव। ठीक है, वहाँ पे चुनाव नहीं कराए गए थे राजस्थान के नागौर में। तो ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ही सबसे पहले चुनाव कराए गए थे। कहाँ पे? मध्य प्रदेश का भाग था छत्तीसगढ़, वहाँ पे लागू हुआ। ठीक है, तो पंचायती राज अधिनियम के अनुसार देश में किस राज्य में सर्वप्रथम चुनाव कराए गए थे? तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कराए गए थे, तो इसको ध्यान रखिएगा।
बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई एवं इसके तहत 73वें संविधान संशोधन वाला पंचायती राज व्यवस्था चुनाव सर्वप्रथम अविभाजित मध्य प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के कृत्यों पर पुनर्विचार के लिए वर्ष 1977 में किस समिति का गठन हुआ? ठीक है, तो 1977 में किस समिति का गठन हुआ? तो कौन सी समिति थी? अशोक मेहता समिति थी, है ना। 1977 में द्विस्तरीय पंचायती राज अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में। पंचायतों के कृत्यों पर पुनर्विचार के लिए वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। ओके, तो इस तरीके से हमारा समिति से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव थे हरिराम पटेल के बुक में वो हो जाता है ख़त्म। तो अगर आप यहाँ तक देखते हैं, आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करना, ठीक है, क्योंकि हमको उससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो लाइक करना और अगर हो सके तो शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। चैप्टर 3 का, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित सामान्य जानकारी से संबंधित के ऑब्जेक्टिव को लेके आ गई हूँ। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 73वें संवैधानिक संशोधन के विषय में सही क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया, तो ये एकदम सही है। दूसरा है, पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया, तो वैधानिक स्वरूप नहीं दिया गया था। तीसरा है, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, ये एकदम सही है। 9, इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई, तो ये गलत है। 15 अनुच्छेदों की वृद्धि नहीं हुई है, 15 उपअनुच्छेदों की वृद्धि हुई है। और 5वां है, प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया, तो ये एकदम सही है। तो 1, 3, 5 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक नहीं अपितु संवैधानिक रूप दिया गया। इस संशोधन के कारण संविधान में भाग 9 के अनुच्छेद 243 में 15 उपअनुच्छेद जोड़े गए, 15 उपअनुच्छेद जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है यहाँ पे। 243 का में क्या दिया है? तो का में ग्राम सभा दिया है, ठीक है, का में ग्राम सभा दिया है, ठीक है। तो पहले का डी हो जाएगा। खा में क्या, देखो का मतलब ए और खा मतलब बी, तो बी में क्या बोला है? गठन बोला है, पंचायतों का गठन बोला है बी में। सी में क्या बोला है? सी में संरचना बोला है, पंचायतों का संरचना सी में बोला है। और डी में क्या बोला है? आरक्षण बोला है, ठीक है, सीटों का आरक्षण डी में बोला है। तो यहाँ पे जो कूट जो है वो थोड़े कंफ्यूजिंग है ना, तो उल्टा दे दिया है। तो ए का क्या था हमारा? 3 था, ए का 3 था, तो ए का 3 कहाँ पे है? सी में है, ठीक है, ए का 3 था। और उसके बाद में बी का सीटों का आरक्षण किस में है? 243 डी में है, तो बी का 4 हो जाएगा। और सी का सी मतलब पंचायतों का गठन, तो बी में है, बी में मतलब 2 में है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अनुच्छेद 243 का में ग्राम सभा, अनुच्छेद 243 खा में पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 243 ग में पंचायतों की संरचना मतलब सी में संरचना, और 243 डी में क्या है? आरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है? ठीक है, तो यहाँ पे ना त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है, तो गठन ना बी में बोला है, किसमें बोला है? गठन। अब मैक्सिमम लोग क्या लगाएंगे? 243 में लगाएंगे, लेकिन 243 में तो सबका चीज़ का परिभाषा वगैरह ही दिया था, है ना, तो ये नहीं होगा, 243 बी होगा, गठन, ठीक है, 243 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतर्क्षेपित करता है? मतलब 73वें संविधान संशोधन से कौन सा भाग ऐड हुआ? और संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान का उल्लेख है? तो भाग 9 में है, किसमें है? भाग 9 में है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? कौन देता है स्थानीय स्वशासन की शक्ति? कानून देता है, राज शासन देता है, राष्ट्रपति देता है, कि केंद्र शासन देता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शक्ति कौन देता है? हमारा संविधान देता है। तो भारतीय संविधान द्वारा स्थानीय स्वशासन की शक्ति प्रदत्त होती है, तो याद रखिएगा, ठीक
ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? संविधान के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियां, अधिकारों और जिम्मेदारियों का प्रावधान है? तो शक्ति मतलब जी, जी मतलब जूनियर जी, 243 जी में है। ठीक है, तो बी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत के सदस्य के रूप में अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है? ठीक है, अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है हमारे एफ में। ठीक है, एफ डिस्क्वालीफाई हो गए है ना, एफ में है ना, तो निहर हो गए, तो 243 एफ में दिया हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है? इस भाग के प्रावधानों के अनुसार गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर हर राज्य में पंचायतों को गठित किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये बोला है पंचायतों का गठन बोला है ना, गठित किया जाएगा। तो पंचायतों का गठन किस में था? बी में था ना, 243 बी में। पहले में ग्राम सभा, दूसरे में 243 बी में गठन था, है ना। के में क्या है? के में इलेक्शन है ना, और ई में क्या है? ई में टाइम पीरियड है। ठीक है, और जेड में तो लेखाओं का संपरीक्षा है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी कानून के तहत समय से पहले ही भंग नहीं हो जाती, उसकी पहली बैठक के लिए नियुक्ति की गई तारीख से 5 साल तक जारी रहेगी। तो देखो यहाँ पे 5 साल बोल दिया है, मतलब टाइम पीरियड बोला है। ठीक है, गठन भी बोला था लेकिन टाइम पीरियड यहाँ पे बोला है, तो 5 साल तक जारी रहेगी, मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड पूछ रहा है। और टाइम पीरियड किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, कौन से ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे 243 ई में टाइम पीरियड के बारे में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान का अनुच्छेद 243 ओ किससे संबंधित है? तो पंचायती चुनावी मामले में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य नहीं वर्जित है बोला है। चुनावी मामलों में, पंचायत के चुनाव में अदालतों का हस्तक्षेप वर्जित है ऐसा बोला है, तो 243 ओ में बोला है। ठीक है, 243 ओ में बोला है। आरक्षण तो डी में बोला है, और नगर पालिकाओं का ये तो अलग है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 243 ई में क्या बोलता है? 243 ई में क्या बोलता है? इलेक्शन, टाइम पीरियड बोलता है। एफ में क्या बोलता है? निहरताएं बोलता है। एफ में क्या बोलता है? निहरताएं। और इलेक्शन किस में है? के में है ना। जी में क्या है? शक्तियां हैं, है ना। और एच में क्या है? कर अधिरोपित करने की शक्ति है। तो ठीक है, तो कर अधिरोपित करने की शक्ति है एच में। और ई में क्या है? पंचायतों का कार्यकाल। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का पूरा लाइन से गया है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के चुनाव के लिए प्रावधान है? तो चुनाव मतलब इलेक्शन। ठीक है, और चुनाव के लिए पर प्रावधान है 243 के में प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो आरक्षण डी में है। कहाँ पे है? आरक्षण डी में है। तो 243 डी कहाँ पे है? वहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी उन विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें राज्य कानून द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किया जा सकता है? ठीक है, राज्य कानून द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किया जा सकता है। तो पंचायती राज में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? अनुसूची 11, है ना, संविधान की 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो के में क्या बोलता है? इलेक्शन बोलता है के में, निर्वाचन। ठीक है, एल में क्या बोलता है?
एल में क्या बोलता है, आई में वित्त आयोग बोलता है, मतलब आई में वित्त आयोग बोलता है, मतलब ए का 4 हो जाएगा, ए का 4। उसके बाद में 243 जे में क्या है, लेखाओं की संपरीक्षा, तो बी का 2 हो जाएगा, तो बी का 2, बी का 2। के में क्या है, इलेक्शन, ठीक है, सी का 3, ठीक है। और 243 एल में क्या होगा, लागू होना, तो डी का 1 हो जाएगा, डी का क्या होगा, 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है, 243 जी के अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है, तो 29 सब्जेक्ट को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है तथा राज्य के कुल विषयों में से 29 विषयों पर अधिकार, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व के प्रावधान प्रायोजित किए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव हमारा हो जाता है कंप्लीट। मैं पूरा ख़त्म करने वाली हूँ और पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा कि जो मतलब जो इस एडिशन को, जो अभी लेटेस्ट एडिशन है पंचायती राज का 9th एडिशन, उसको कोई कंप्लीट करे तो बहुत मेहनत लगती है बनाने में ना, तो आपको लाइक भी करना है और अच्छा लगे तो शेयर भी करना है, ओके। मैं ग्राम सभा से संबंधित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नोत्तर लेके आई हूँ। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो ग्राम सभा का जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है उसको जाके पहले थ्योरी को पढ़ लीजिएगा, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिएगा, फिर आपको ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है, ठीक है। तो ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा बुनियादी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज तंत्र में मूल इकाई क्या है, तो ग्राम सभा है, ठीक है, क्या है, ग्राम सभा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वशासन के न्यूनतम स्तर ग्राम पर जो लोकतांत्रिक संगठन स्थापित किया गया है वह क्या है, ग्राम सभा, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया आपको सबसे निम्न स्तर पे जो स्थापित किया गया था वो ग्राम सभा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर संविष्टि किसी डैश से संबंधित निर्वाचन नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। तो कौन कौन से संबंधित बन के ग्राम सभा बनता है, तो बनता है आदर्श ग्राम, नहीं, आदर्श ग्राम को मिलके नहीं बनता। नेक्स्ट है वन ग्राम, हाँ, तो वन ग्राम को मिलके बनता है। थर्ड है राजस्व ग्राम, ठीक है, तो राजस्व ग्राम मिलके भी बनता है। और अनुसूचित ग्राम, तो अनुसूचित ग्राम को मिलके नहीं बनता, ठीक है। तो वन ग्राम और राजस्व ग्राम मिलके कोई निकाय ग्राम सभा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 2 और 3 सही है। देखो, ग्राम पंचायत क्षेत्र में शामिल गांव से संबंधित निर्वाचन नामावली, देखो जो निर्वाचन नामावली बोला गया है, मतलब कि निर्वाचन नामावली में अगर उनका नाम है, रजिस्ट्रीकृत है, तो व्यक्तियों को, समूह को क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। किसी ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले गांव के सभी मतदाताओं से मिलकर जो ग्राम सभा बनती है उसे ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है। ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर संविष्टि किसी ग्राम के संबंधित निर्वाचन नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय ग्राम सभा कहलाता है, ठीक है। और ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर संविष्टि किसी वन ग्राम और राजस्व ग्राम, जो भी क्वेश्चन में था, वन ग्राम और राजस्व ग्राम से मिलकर संबंधित निर्वाचन नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है, ठीक है। तो ग्राम सभा की परिभाषा क्या है, राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर, ठीक है, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित स्वायत्त शासन की एक संस्था, ये भी नहीं होगा। पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र, ये भी नहीं होगा। और ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर संविष्टि किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचन नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय ही ग्राम सभा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का अर्थ क्या है? ठीक है, तो ग्राम का अर्थ क्या है? राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट। तो ये एकदम सही है, क्योंकि राज्यपाल ही लोक अधिसूचना के माध्यम से किसी ग्राम को ग्राम घोषित करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है? कौन पंजीकृत हो सकता है? ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्हता रखता है ना, विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्हता रखता है, उसको ग्राम सभा का सदस्य बोला जा सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, प्रत्येक ग्राम के ऐसे व्यक्ति जो उस ग्राम से संबंधित विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने की पात्रता रखते हों, या फिर जिसका नाम उस ग्राम से संबंधित विधानसभा निर्वाचन नामावली में दर्ज हो, वो क्या कहलाते हैं? ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। परंतु यदि किसी व्यक्ति का नाम अन्य स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित निर्वाचन नामावली में पंजीकृत है और वह ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत कराने का हकदार नहीं होगा, ठीक है, तो प्राधिकारी से संबंधित निर्वाचन नामावली में पंजीकृत है किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी में, है ना, तो वो नहीं होगा। कोई व्यक्ति एक से अधिक ग्राम की मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत कराने का हकदार नहीं होगा, मतलब यहाँ पे भी करा दिए वहाँ पे भी करा दिया, ऐसा नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अपात्र होने पर, ठीक है, मतलब विधानसभा निर्वाचन नामावली में अगर वो अपात्र हो गया, किसी ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत किए जाने के लिए अपात्र अयोग्य होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी ग्राम सभा की गण पूर्ति के विषय में क्या है? तो ग्राम सभा की गण पूर्ति मैंने आपको बताया है 1/10 होता है ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10 ही क्या होता है? गण पूर्ति होता है ग्राम सभा का। नेक्स्ट है, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3, ये गलत है। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/2, ये गलत है। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/10 महिला, ये भी गलत है, क्योंकि पांचवा दिया है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला, तो ये एकदम सही है, ठीक है। 1/3 महिला होती, जो भी 1/10 मेंबर है जितने भी हैं, तो उसमें 33% महिला होनी चाहिए। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/2 महिला, ये गलत है। देखो आरक्षण जो है ना वो 50% है, लेकिन ग्राम सभा की गण पूर्ति के लिए 1/3 महिला का होना आवश्यक है। और नेक्स्ट है 7वां, सरपंच और पंच गण पूर्ति के लिए जवाबदाही होती है, तो एकदम सही बात है। 1, 5, 7 हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। किसी ग्राम सभा की गण पूर्ति तब होती है जब ग्राम सभा की सदस्य संख्या का 1/10, जिसमें 1/3 महिला सदस्य हो, तो गण पूर्ति मानी जाएगी। सरपंच और पंच गण पूर्ति के लिए जवाबदाही होते हैं, और गण पूर्ति ना होने पर बैठक स्थगित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की गण पूर्ति के विषय में सही क्या है? तो गण पूर्ति कितना होता है ग्राम सभा का? 1/10, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद में गण पूर्ति में महिलाओं की संख्या 1/3 होनी चाहिए, हाँ ये सही है। 1/4 तो होता नहीं है। गण पूर्ति के लिए उप सरपंच उत्तरदायी होता है, उप सरपंच नहीं होता, पंच और सरपंच होता है, क्योंकि जो इलेक्ट होके आए हैं वही गण पूर्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 6 हमारा सही हो जाएगा। तो 2nd, 3rd एंड 6 कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्राम सभा की बैठक में गण पूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? ठीक है, तो ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी, हाँ स्थगित हो जाएगी डायरेक्ट, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है, स्थगित हो जाएगी अगर गण पूर्ति उपस्थित नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठकों में गण पूर्ति के विषय में सही क्या है? तो गण पूर्ति कितना होता है? 1/10, उसमें 1/3 महिला संख्या होनी चाहिए, तो बी हो जाएगा सही। उसके बाद में जो भी बाकी ऑप्शन में दिया गया है वो सही नहीं है, अन्यथा बैठक स्थगित हो जाएगी, तो ये सही है। हमारा आंसर हो जाएगा 2nd एंड 6, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा के विषय में सही क्या है? क्या सही नहीं है बोला है, क्या सही नहीं है, ठीक है। तो ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गण पूर्ति आवश्यक है, तो एकदम सही है। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिला की उपस्थिति आवश्यक है, तो ये भी एकदम सही है। गण पूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी हैं, ठीक है, सरपंच और पंच उत्तरदायी हैं, तो ये भी सही है। गण पूर्ति
न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है। ठीक है, तो ये भी सही है ना, सही है ना। और उसके बाद नेक्स्ट है, आवश्यक नहीं है बोला है क्या यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति आवश्यक है, तो ये गलत है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है, तो ये गलत है। ठीक है, उसके बाद में स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है, तो ये भी गलत है। यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति ना हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है, तो ये तो सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 6, 5th, 6th, 7th गलत है, गलत पूछा था ना, तो 5th, 6th, 7 गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, है ना। क्या सही नहीं है बोला था। नेक्स्ट है, ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक के लिए कोरम क्या है, तो 1/10वां हिस्सा। कहाँ पे 10वां, ये देखो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है, तो सरपंच है, पंच है, सरपंच और पंच दोनों है, उप सरपंच नहीं है गणपूर्ति के लिए उत्तरदायी, क्योंकि ये इनका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। सरपंच और उप सरपंच अगर नहीं है तो कौन करेगा, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति करेंगे, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है, तो ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा, सरपंच करेगा, सही है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करता है, तो ये भी सही है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करेगा, गलत है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है, ये गलत है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है, तो 5वां सही है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, 5वां सही है। पहला, दूसरा, 5वां कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच या यदि सरपंच अनुपस्थित हो तो उप सरपंच द्वारा अध्यक्षता किया जाता है, या फिर अगर उप सरपंच भी अनुपस्थित हो तो यदि सम्मेलन में सरपंच उप सरपंच दोनों की अनुपस्थिति हो तो ग्राम सभा के सदस्यों आम जनता द्वारा अपने बीच में से अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राम सभा की बैठकों में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती, नहीं की जा सकती बोला है। बैठकों में वार्षिक लेखा विवरण प्रस्तुत किया जाता है, विगत वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन किया जाता है, पंचम सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण नहीं किया जाता। कौन सा नहीं, सही नहीं है बोला है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, और वार्षिक आय व्यय तो प्रस्तुत किया जाता है और पंचायत के कार्यों का विवरण तो प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाती, नहीं की जा सकती। लेखाओं का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन का रिपोर्ट किया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण किया जाता है। उसके बाद में पंचायत प्रतिनिधियों के अचल संपत्ति का विवरण, अभी प्रीवियस इसमें बताई थी मैं कि इसको प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो यही सही हो जाएगा। और वार्षिक बजट तो प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है यदि ग्राम सभा में सरपंच उपस्थित हो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, ग्राम सभा में सरपंच और उप सरपंच उपस्थित हो। ठीक है, तो ये भी सीख है। ग्राम सभा में सरपंच, उप सरपंच और समस्त पंच उपस्थित हो। उसके बाद नेक्स्ट है, ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। तो सबसे ज़्यादा सही तो ये है, ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो तभी कुछ पेश किया जा सकता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, गणपूर्ति उपस्थित हो तभी पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है 20, इनमें से कौन निर्वाचित स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है। तो अभी हमने देखा था कौन है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, तहसील पंचायत, तहसील न्यायालय, ये सब कुछ नहीं है। सबसे छोटी इकाई बोला है तो ग्राम पंचायत।
ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है? तो साधारण बैठक में किया जाता है। किस में किया जाता है? साधारण बैठक में किया जाता है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, ग्राम सभा के बैठकों के विषय में सही क्या है? सही क्या है? तो प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित की जाएगी, ये तो एकदम बिल्कुल सही है। प्रत्येक 3 माह में आयोजित की जाती है। प्रत्येक 4 माह में गलत है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, तो ये भी एकदम सही है। ग्राम पंचायत में किसी एक ग्राम में चक्रानुक्रम नहीं, गलत है। ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यक्षता किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। लिखित रूप से, गलत है। ग्राम सभा के 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यक्षता किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1/3 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट, थर्ड एंड 6, ऑप्शन नंबर सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन सी तिथि असंबद्ध है? कौन सी तिथि असंबद्ध है, मतलब कि कौन सी तिथि को सम्मेलन होता है? तो मैंने ये ग्राम पंचायत में अच्छे से आपको बताया था, ठीक है। तो 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती इसमें होता है। 14 अप्रैल भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। 20 अगस्त, हाँ ये भी है, राजीव गांधी। 14 मई को नहीं है, 14 मई को नहीं है, और ना 2 अक्टूबर को है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? कौन सा असंबद्ध बोला है? तो 14 मई हो जाएगा हमारा आंसर। ग्राम सभा का सम्मेलन प्रत्येक 3 माह में एक बार, 1 साल में 6 बार निम्न अनिवार्य सम्मेलन है, मतलब आयोजित किया जाना है। 23 जनवरी को होगा, 14 अप्रैल को होगा, 2 अक्टूबर गांधी जी, 20 अगस्त, और जून माह में सुझाई गई तिथि को, ठीक है। जून माह में सुझाई गई तिथि को और नवंबर माह में सुझाई गई तिथि को, ठीक है। नेक्स्ट है 24वां, ग्राम सभा की बैठकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बैठक तो 23 जनवरी ठीक है, 14 अप्रैल ठीक है, 2 अक्टूबर सही है, 20 जुलाई नहीं था, क्या था? क्या था? 20 अगस्त था, ठीक है, 20 अगस्त था, 20 जुलाई नहीं था। PR पंचायती राज अधिनियम 1993 की आवश्यकता यह है कि ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक प्रत्येक महीने में, मतलब कितने महीने में एक बैठक कम से कम आयोजित की जाए? तो प्रत्येक 3 महीने में एक बैठक करना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है 2004 में संशोधित छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 6 के अनुसार एक ग्राम सभा का आयोजन वर्ष के प्रत्येक 3 महीने में करना चाहिए। ग्राम सभा का आयोजन तो प्रत्येक कितने महीने में होना चाहिए? 3 महीने में नहीं, प्रत्येक 3 महीने में कितने? एक बार, ठीक है, प्रत्येक 3 महीने में एक बार। ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है? तो जो हमसे ऊपर का होगा वही बुला पाएगा बैठक, ठीक है। तो जनपद पंचायत बुला सकता है, कलेक्टर बुला सकता है, जिला परिषद बुला सकता है, ग्राम पंचायत नहीं, ठीक है। तो कौन कौन का? पहला, दूसरा, तीसरा, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व देना अनिवार्य होता है? तो नॉर्मल बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व और आपात बैठक की सूचना 3 दिवस पूर्व। सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व, आपात बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? सामाजिक अंकेक्षण मतलब कि ग्राम पंचायत कैसे कार्य कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, तो ये सब देखने का कार्य ग्राम सभा का होता है। डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है, ग्राम सभा करता है। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ग्राम सभा की बैठकों के विषय में क्या सही नहीं है? तो प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की बैठक होगी, एकदम सही है। चक्रानुक्रम ग्राम पंचायत के ग्रामों की बैठक होगी, तो सही नहीं है बोला है, तो बी दूसरा सही नहीं है। ग्राम सभा के 1/10 सदस्यों के लिखित नहीं, 1/3 सदस्य लिखित अध्यावेशन करते हैं, तो ये भी गलत है। जनपद पंचायत के निर्देश पर ग्राम सभा की बैठक 20 दिन की अवधि के भीतर होगी। 20 दिन कहीं पे भी नहीं लिखा है, 30 दिन लिखा है। क्या लिखा है? 30 दिन लिखा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सा गलत है? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कहाँ है ऑप्शन में? ये वाला ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, ग्राम सभा की बैठक की सूचना सामान्य बैठक से कम सामान्य बैठक है ना, तो 7 दिन पूर्व, ठीक है, 7 दिन पूर्व देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां, यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद पाया जाता है तो इसका हल कैसे निकलेगा, तो संयुक्त सम्मेलन के द्वारा निकलेगा। इसका हल ग्राम सभाओं की संयुक्त सम्मेलन में बहुमत से होगा, तो ये एकदम सही है 32वें का सी। 33वां है, यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय पर निर्णय कौन करेगा, तो मैंने बताया संयुक्त सम्मेलन, ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मेलन। संयुक्त बैठक सम्मेलन, यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय पर ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन निर्णय करेगा, ना कि कोई और दूसरा नहीं करेगा। ग्राम पंचायत नहीं करेगा, जनपद पंचायत नहीं करेगा, जिला पंचायत नहीं करेगा, सरपंच नहीं करेगा, सब मिल बांट के निर्णय कर लेंगे। 2 ग्राम में मतभेद हो गया तो बैठ के उसका निर्णय कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठकों के विषय में सही क्या है ना, तो नगर पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है। नगर पंचायत का यहाँ पे कार्य कुछ काम ही नहीं आते तो गलत हो जाएगा। जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, तो हाँ ये कह सकता है। कलेक्टर बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, तो हाँ कह सकता है। सरपंच बैठक बुलाता है तो वो तो बुलाता ही है। यदि ग्राम सभा के 1/3 सदस्य लिखित में अनुरोध करें, नहीं 1/3 था, क्या था 1/3 था, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2nd, 3rd एंड 4th सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, निम्न प्रक्रिया द्वारा ग्राम सभा की विशेष बैठक सम्मेलन बुलाई जा सकती है। ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप में अनुरोध करें तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन करना आवश्यक है। जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा आदेश किए जाने पर 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक है। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा आदेश किए जाने पर 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक है, ठीक है। और जिला कलेक्टर द्वारा आदेश किए जाने पर 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक है। ग्राम सभा की बैठक में गढ़ पूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी है, तो गढ़ पूर्ति के लिए कौन है, सरपंच है, पंच है ना, तो पहला और तीसरा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, सरपंच और पंच, बाकी कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठकों में गढ़ पूर्ति के लिए उत्तरदायी वहाँ के सरपंच और पंच होते हैं। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य किसी विषय में मत विभिन्नता आ जाए, ग्राम पंचायत है तो इसे कैसे हल किया जाएगा, ठीक है, तो कैसे हल किया जाएगा, ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में इसे हल किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, संयुक्त सम्मेलन से इसको हल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, हर गांव के लिए एक ग्राम सभा होगी, ये सही है। उसके बाद में कौन सा कथन गलत है बोला है ना, ग्राम सभा में वे सभी लोग शामिल होते हैं जो एक गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। एक ग्राम सभा 10 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए भी अपने निर्णयों को लागू कर सकती है, तो ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और चौथा क्या है, आदिवासी बहुल पंचायतों में हर 3 महीने में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें मैं टोटल 50+ क्वेश्चन कराऊंगी, है ना, तो बहुत मेहनत लगता है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत होगा। नेक्स्ट है, ग्राम सभा के विषय में सही है, क्या सही है, ग्राम सभा का प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक सम्मेलन होना आवश्यक है, तो क्या में सही क्या है, लिख बोला है तो पहला तो सही है। ग्राम पंचायत में के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, तो ये भी सही है। ग्राम सभा की गढ़पूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/10 भाग से होगी, तो तीसरा वाला भी सही है। गढ़पूर्ति के लिए सरपंच उत्तरदायी होगा, तो सरपंच और पंच दोनों उत्तरदायी होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1st, 2nd, 3rd सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
है ना। लेकिन ऐसे यहाँ पे ये भी लिया जा सकता था कि सरपंच बस बोल गया था, पंच नहीं बोला था, तो सही भी लिया जा सकता था, लेकिन आयोग द्वारा इसका उत्तर सी ही लिया गया था। ठीक है, ग्राम सभा में गण पूर्ति के लिए सरपंच एवं पंच दोनों उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करने के विषय में सही क्या है? तो सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, तो ये तो सही है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, तो ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करता है, तो ये गलत हो जाएगा। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का एक वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी गलत है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं और वह बैठक की अध्यक्षता करता है, तो ये एकदम सही हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और पांचवा सही है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, अध्यक्षता निम्न प्रकार से की जाती है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है। यदि सरपंच अनुपस्थित हो तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता उप सरपंच करता है। यदि सरपंच और उप सरपंच दोनों अनुपस्थित रहे, तब ग्राम का एक उपस्थित रहे तो तब ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता उपस्थित सदस्यों में से किसी एक का निर्वाचन करते हैं तथा वही व्यक्ति बैठक की अध्यक्षता करता है। नोट, अध्यक्षता नहीं करता। कौन अध्यक्षता नहीं करता? सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का एक वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में ग्राम न्यायालय की कार्यवाही एवं अभिलेख किस भाषा में रखा जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा में रखा जाएगा, छत्तीसगढ़ी नहीं। ठीक है, कौन सी भाषा में रखा जाएगा? हिंदी भाषा में। ग्राम सभा की शक्तियों और कर्तव्य का विनिश्चय कौन करता है? तो शक्तियों का विनिश्चय कौन करता है? राज्य विधान मंडल करता है। कौन करता है? राज्य विधान मंडल। ग्राम सभा की गण पूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के सदस्य उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो गण पूर्ति के लिए कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए? ग्राम सभा की 1/10 हम पहले देखे थे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत कौन सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रायोजनार्थ गांव या गांव के समूह को गांव के रूप में विनिर्दिष्ट करेगा? तो कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल करेगा। मैंने पहले ही बताया था, मैंने थ्योरी में बताया हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रहा होगा तो आप थ्योरी जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अधिनियम का नाम बताएं जो छत्तीसगढ़ की ग्राम सभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है। तो छत्तीसगढ़ में कब बना था? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत बना था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश की उपस्थिति पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने के लिए मंच का गठन करती है। तो कितना ग्राम सभा में कितना कोरम होना चाहिए? 1/10वां हिस्सा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत इस अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट नियमित अंतराल पर ग्राम सभा की बैठक बुलाना डैश का उत्तरदायित्व होगा। कौन बुलाएगा? और ऐसा ना होने के मामले में उन्हें उनके पद से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये किसका उत्तरदायी होता है? सरपंच ही करेगा ना ग्राम पंचायत की बैठक, तो सरपंच आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा के कार्यों में शामिल नहीं है? तो ग्राम सभा का कार्य क्या नहीं है? तो विभिन्न योजनाओं के लिए हितग्राहियों की पहचान और चयन करना, ये इनका कार्य है। जनसाधारण के बीच सामान्य चेतना में अभिवृद्धि करना, तो ये भी है। राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों का अनुरक्षण, ये इनका कार्य नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। गरीब व्यक्तियों की चिकित्सकीय सहायता के लिए ऋण मंजूर करना, तो ये भी इनका कार्य है। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। तो देखो, हमने इस क्लास में 48 क्वेश्चन करे हैं ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, तो बड़ा मेहनत लगता है, लाइक कर दीजिएगा। चैप्टर 7 जो कि है पंचायतों का आरक्षण, उस हम चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन जनपद पंचायतों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या आधे से कम है, वहाँ अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अगर आधे से कम है इन द सेंस वो 50% आरक्षण मैक्सिमम का प्रावधान किया गया है।
उसमें अगर आधे से कम है, इसका मतलब कि वो मतलब उस 50% को फिल करने के लिए कितना और लगेगा, तो 25% लगेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25%। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पंचायतों के संबंध में पदों का कुल आरक्षण कुल पदों का है डैश है, जिसमें SC ST OBC महिलाओं के लिए आरक्षण शामिल है। तो SC ST OBC महिलाओं के लिए आरक्षण 50% है, आपको पता है, और वो कि 50% इन द सेंस 1/2, ठीक है, 1/2 होगा। उसके बाद में है नेक्स्ट, प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरपंच प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित महिला सहित स्थानीय महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो महिलाओं का आरक्षण मैंने बताया है अभी आधा है, आधा 50%, तो यहाँ पे देखो आधा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 50% अर्थात आधा स्थान आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 50% से कम है, उस जिले में जनपद पंचायत के अध्यक्ष की कितनी सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी। ठीक है, तो 50% से कम है तो जनपद पंचायत के अध्यक्ष की कितनी सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रखी जाएगी। तो वहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, 50 से कम है मतलब बताना चाहिए था आखिर कितना है, तब फिर उसकी अकॉर्डिंग भरा जाता है ना। और यहाँ पे कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्टर द्वारा कितने पंचवर्षीय कार्यकाल के लिए वार्डों का आरक्षण लॉट पद्धति के द्वारा चक्रानुक्रम में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक पंचवर्षीय कार्यकाल के लिए, कलेक्टर एक पंचवर्षीय कार्यकाल के लिए, कल मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। अगर ये बकेट है, इसमें सबका डाल दिए, SC ST OBC का डाल दिए, तो पहली बार में जब लॉट पद्धति से निकाला गया तो अगर ST आया, ठीक है, तो अब वो ST पद के लिए वो आरक्षण हो जाएगा, और वहाँ पे ST पद के लिए उस साल चुनाव होगा, उस पंचवर्षीय योजना में चुनाव होगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर से अब ST को निकाल देंगे, क्योंकि ST का आरक्षण ख़त्म हो गया एक साल के लिए। उसके नेक्स्ट साल फिर से निकालेंगे, तो उसमें सपोज SC आया, ठीक है, तो SC आया तो अब उस साल SC के लिए आरक्षण हो जाएगा, फिर SC को हटा देंगे, फिर नेक्स्ट ईयर फिर जिसका निकालेंगे वो आएगा तो उसके लिए आरक्षण रहेगा, तो इस तरीके से होगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ पंचायत व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो छत्तीसगढ़ पंचायत व्यवस्था 2003 में लागू की गई थी, गलत है। केवल ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कराए जाते हैं, ये गलत है। जनपद तथा जिला पंचायतों के सदस्य नामजद होते हैं, ये भी गलत है। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो ये एकदम सही हो जाएगा। क्या सही है यहाँ पे चूज़ करना है, तो एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं। ठीक है, एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, तो ये तो सही है। एक ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद में ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय में होती है, तो ये गलत है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ग्राम पंचायत की बैठक, तो ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, तो पांचवा वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा, पहला दूसरा पांचवा हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही। अब एक्सप्लेनेशन है, एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं जब उस ग्राम की जनसंख्या 1000 से कम हो तो उस ग्राम को आश्रित ग्राम कहते हैं। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, जबकि ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। किंतु ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय में नहीं होती। प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा होती है, भले ही वह किसी भी ग्राम पंचायत में अधीन आश्रित ग्राम क्यों न हो, किंतु अनुसूचित क्षेत्रों में एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा होती है, जबकि सामान्य क्षेत्र में एक ही ग्राम सभा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की ग्राम पंचायतों में महिलाओं के 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो किन राज्यों में किया गया है,
तो मैंने बताया था किन में नहीं किया गया उसको याद रखना है। बाकी छत्तीसगढ़ में तो है, गुजरात में भी है, आंध्र प्रदेश में है। तो 1, 2 एंड 4 में सब जगह 50% आरक्षण का प्रावधान है। तो ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बहुत छोटा था। हेलो दोस्तों, पंचायती राज की सीरीज़ में जो पंचायत का कार्यकाल है उस चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये तो सही है। ठीक है, अवधि की गणना ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से होती है। ठीक है, प्रथम सम्मेलन की तिथि से होती है, तो ये भी सही है। अवधि की गणना परिणामों की घोषणा की तिथि से होती है, तो ये तो गलत है। परिणामों की घोषणा की तिथि से नहीं होती। अवधि की गणना ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना की तिथि से होती है, तो ये भी गलत है। ठीक है, प्रथम सम्मेलन की तिथि से होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। कौन गलत है बोला है? तो 3rd एंड 4th गलत है। ठीक है, 3rd एंड 4th गलत है। ठीक है, विघटन कर दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, जनपद पंचायत का विघटन कर दिया जाएगा तो क्या होगा? जनपद पंचायत के कार्यों का संपादन करने के लिए राज्य सरकार एक समिति की नियुक्ति करेगी। हाँ, करेगी। ठीक है, समिति पंचायत की शेष अवधि तक के लिए कार्य करेगी तो नहीं, शेष अवधि के लिए कार्य नहीं करेगी। समिति को वैधानिक कार्यवाही करने की शक्ति होगी। होगी क्या शक्ति? नहीं होगी। नेक्स्ट है, समिति का अध्यक्ष समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। ठीक है, निर्वाचित किया जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा कि जनपद पंचायत के कार्यों का संपादन करने के लिए राज्य सरकार एक समिति की नियुक्ति करेगी। ओके, नेक्स्ट है, मान लीजिए कुछ अनियमितताओं के कारण ग्राम पंचायत का विघटन कर दिया गया, तब क्या होगा? ठीक है, तब क्या होगा? शासन समिति का गठन करेगी। हाँ, तो करेगी शासन समिति का गठन। उसके बाद में ग्राम सभा एक समिति का गठन करेगी? नहीं, ग्राम सभा समिति का गठन नहीं करती। नई पंचायत के गठन तक उक्त ग्राम पंचायत विहीन रहेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। समिति नई ग्राम पंचायत के गठन तक कार्य करेगी, तो ये भी सही है, नई ग्राम पंचायत के गठन तक समिति कार्य करेगी। उसके बाद में नेक्स्ट है, नई ग्राम पंचायत की अवधि पूर्व ग्राम पंचायत की शेष अवधि तक रहेगी। ठीक है, तो जो ग्राम पंचायत है उसकी अवधि शेष जो ग्राम पंचायत की अवधि तक रहेगी। ठीक है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 4th एंड 5th। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के रूप में कौन काम करेगा? ठीक है, तो उस सरपंच में से मतलब उन पंचों में से नियुक्त एक व्यक्ति कार्य करेगा। तो ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच। ठीक है, ग्राम पंचायत मतलब कि वही पंच ही होंगे ग्राम पंचायत में, तो ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच ही क्या करेंगे? कार्य करेंगे। यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के रूप में ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच काम करेगा, जिसे स्थानापन्न सरपंच कहते हैं। निम्नलिखित पदाधिकारी पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे। कौन कौन नहीं करेंगे? उप सरपंच नहीं करेंगे, वरिष्ठतम पंच नहीं करेंगे, कलेक्टर द्वारा नामित व्यक्ति नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, यदि ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव लंबित है तो क्या होगा? पंचों में से अपने कार्यकारी सरपंच का चुनाव करेंगे। ये वाला सबसे सही है, मतलब ये वाला ही सही है। ठीक है, पहला ही वाला सही हो गया। नेक्स्ट है, एक ग्राम पंचायत का चुनाव 1 नवंबर 2012 को संपन्न हुआ। देखो, पंचायत का जो कार्यकाल की गणना उसकी पहली बैठक से की जाती है ना, हमने पढ़ा है। तो 1 नवंबर 2012 को इलेक्शन हुआ, तो क्या इलेक्शन जो हुआ उस डेट का हम लोगों को मतलब है क्या? हम लोग को पहले सम्मेलन का बैठक कब हुई उसका हमारा महत्व है, हमको उस चीज़ में ध्यान देना है। तो 25 नवंबर है ना संपन्न हुआ, और 25 नवंबर 2012 को इसकी पहली बैठक बुलाई गई।
तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। इसी बीच ग्राम पंचायत को विघटित कर दिया गया। उक्त ग्राम पंचायत के लिए नया चुनाव 20 दिसंबर 2014 को आयोजित हुआ। इस नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत की अवधि क्या होगी? तो देखो, पहला सम्मेलन को बस पकड़ना है हमको, और पहला सम्मेलन 25 नवंबर 2012 को था, तो 2017 तक चलेगा। जो नया इलेक्शन होके जो ग्राम पंचायत आया वो 2017 तक चलेगा। और जो पहले वाला जो था, जो विघटित हुआ, उसके पहले सम्मेलन के एक दिन पहले या उसी दिन, मतलब कि 24 नवंबर अगर लिखा है तब भी यहाँ पे ठीक है, 25 नवंबर लिखा है रहता तब भी वहाँ पे ठीक रहता, क्योंकि प्रथम सम्मेलन की तिथि से गणना की जाती है ना। तो 24 नवंबर 2017 हो यहाँ पे हो जाएगा आंसर। हमको कोई भी डेट में ध्यान नहीं देना है, सिर्फ प्रथम सम्मेलन के बैठक को ध्यान देना है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर में टिक लगाना है 5 साल की अवधि की गणना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन 20 जनवरी 2014 को हुआ। इसका पहला सम्मेलन, देखो पहला सम्मेलन इम्पॉर्टेंट था, तो 10 फरवरी 2014 को हुआ प्रथम सम्मेलन, है ना। इसके बाद 20 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत विघटित कर दी गई। नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 15 मई 2016 को हुए। इसका पहला सम्मेलन 25 मई 2016 को बुलाया गया। फिर से दूसरे बार में भी प्रथम सम्मेलन हुआ है बोला है, लेकिन हम लोगों को उसके प्रथम सम्मेलन से कोई मतलब नहीं है। पहले वाले में प्रथम सम्मेलन कब हुआ था ये इम्पॉर्टेंट है। तो 10 फरवरी 2014 को हुआ, तो 5 साल को ऐड कर लो तो 2019 हो जाएगा। या तो 10 फरवरी होगा या तो 9 फरवरी होगा। देखें, 9 फरवरी तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो 10 फरवरी 2019 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 10 जनवरी 2016 को आहूत हुआ और इसका प्रथम सम्मेलन 24 जनवरी 2016 को हुआ। ठीक है, 2016 24 जनवरी इम्पॉर्टेंट है ना। इसके बाद कुछ अनियमितताओं के कारण ग्राम पंचायत 10 अक्टूबर 2018 को विघटित कर दिया गया। नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 12 दिसंबर 2018 को हुआ और नई ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन 27 दिसंबर 2018 को आयोजित किया गया। इस नवगठित ग्राम पंचायत की अवधि क्या होगी? तो बस जिसमें मैंने टिक लगाया है प्रथम सम्मेलन 24 जनवरी 2016, ऐड कर लो 5 साल। ठीक है, कितना होगा? 2021, 24 जनवरी 2021। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्राम पंचायत की अवधि की गणना निर्धारित होती है। तो प्रथम सम्मेलन से ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन से उसकी अवधि की गणना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या पढ़ूँ? आपको ये चीज़ मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना। तो इसलिए इस तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ही छोटा था, चैप्टर नंबर 8 का पंचायतों का कार्यकाल। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। बाय बाय। अच्छा हाँ, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।